जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब पिछली क्लासेस में हमने डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, उसके इम्पैक्ट पढ़े। अब पढ़ रहे हैं हम कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टाइम तक स्टे रहने लिविंग ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टाइम तक स्टे रहने के लिए क्या ज़रूरी है, इन रिसोर्सेज का अवेलेबल होना जरूरी है। अगर ये अवेलेबल नहीं होंगे तो लाइफ क्या होगी, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो लॉन्ग टाइम तक हमें रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए क्या करते हैं कि उन रिसोर्सेज का, उन वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का, इन सब का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो प्रोटेक्शन क्या हुआ, तो कंजर्वेशन क्या हुआ, डेट इज प्रोटेक्शन। एक बार डेफिनेशन है, इट प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी, ऑल जेनेटिक मटेरियल्स। तो कंजर्वेशन क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही। इकोलॉजिकल मीन्स जितने भी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे जो है वो प्रिजर्व हो रहे हैं। उसके अलावा जैसे कोल है, फ्यूल है, उसके अलावा वुड है, या और कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो सारी क्या है, मेंटेन है। तो ये सारी क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आ गए। उसके अलावा क्रॉप वैराइटीज, फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ जितनी भी है, वाइल्ड लाइफ वैराइटीज जितनी भी है, क्रॉप वैराइटीज जितनी भी है, उनको स्टोर करने के लिए, उन्हें लॉन्ग टाइम तक जो है वो स्टे रखने के लिए क्या है, लॉन्ग टाइम तक स्टे रहने के लिए क्या है, कंजर्वेशन जरूरी है। प्रोटेक्शन क्रॉप वैराइटीज क्या हुई, अलग अलग तरीके की क्रॉप वैराइटीज को एक साथ प्रोटेक्शन रखना, डेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंजर्वेशन। और उसके बाद बात करते हैं ऑल जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि क्या होता है कि लिविंग एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। होल लाइफ साइकिल जो है वो फूड चेन क्या है, आपस में इंटरकनेक्ट रहती है। अब फूड चेन में क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो इस तरीके से क्या है वो जेनेटिक्स जो है वो प्रिजर्व रही। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व रखने के लिए भी क्या जरूरी है, कंजर्वेशन। अब इंडिया ने क्या किया है, या कह सकते हो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, इन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्रॉप वैराइटीज, जेनेटिक मटेरियल, इन सबके प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ पास किया जिसको बोलते हैं इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये एक्ट जो है वो किस में पास हुआ, 1972 में। इस एक्ट में क्या बताया कि उन एरिया को एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया बनाया जाए जहाँ ये प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ जितनी भी है या जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रोटेक्ट किए जाए। तो अब प्रोटेक्टेड एरिया जो बनाया है गवर्नमेंट ने, वो उनको 3 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब 3 स्टेजेस कौन सी है, जैसे 3 पार्ट्स में कौन कौन से हैं। अभी जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसे प्रिजर्व रखने के लिए ये पर्टिकुलर 3 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन से फेजेस में क्या क्या होंगे, ये सारे जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए। फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 स्टेजेस में क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज आल्सो प्रोटेक्टेड एरिया। अब इन तीनों के हम डिफरेंस के बेसिस पर हम इनका मीनिंग समझेंगे। अब प्रोटेक्शन क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के केस में देखा जाए तो यहाँ एक पर्टिकुलर स्पीशीज लिमिटेड एरिया में जो है वो प्रोटेक्ट रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइगर का प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए, टाइगर के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होगी, इसको एक पर्टिकुलर अलग नाम दिया गया है। उसके अलावा अब नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होता है। उस इकोसिस्टम में क्या होता है, लैंडस्केप एरिया जो है, लैंड एरिया जो है वो भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा वहाँ जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है, सारी स्पीशीज इसमें इंक्लूड होगी। पर्टिकुलर एक कुछ भी नहीं है, जैसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक टाइगर है या बियर है, ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो प्रिजर्व हो रही थी। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सारी स्पीशीज जो है वो प्रोटेक्ट रखी जाएगी और इकोसिस्टम को भी जो है वो मेंटेन रखा जाएगा, किसमें, नेशनल पार्क में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। अब यहाँ क्या हो रहा है, ओवरऑल जो है वो प्रोटेक्शन हो रहा है, पूरे एरिया का, लार्ज एरिया जो है उसका प्रोटेक्शन हो रहा है, वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का या ओवरऑल कंजर्वेशन कह सकते हो। ये बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व नाम क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ होल बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रिजर्व रह रही। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स जोन में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की। अब ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड इंटरफेरेंस है, यानी ह्यूमन इनमें बहुत कम इंटरफेरेंस करते हैं ताकि क्या है, ये प्रोटेक्शन ले। वहीं नेशनल पार्क में देखा जाए तो नेशनल पार्क में ह्यूमन का डिस्टर्बेंस, ह्यूमन की एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी यहाँ ह्यूमन का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और यही बायोस्फीयर की अगर बात करें तो वहाँ क्या है कि ह्यूमन के लिए एक फिक्स्ड जोन रखा गया है। जैसे बहुत इंटरनल एरिया जो होगा वो कोर जोन होगा, उसके बाद बफर जोन होगा, उसके बाद ट्रांजिशन जोन होगा। जो कोर जोन होगा वहाँ पे बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होगा उनका, और जो ट्रांजिशन जोन होगा वहाँ ये पर्टिकुलर नेटिव पीपल जो होते हैं, नेटिव पीपल या कह सकते हो लोकल ट्राइब्स जो है वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ के ट्रेडिशनल को मेंटेन रखते हैं। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। अब एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेरेटिव नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या है, वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वो बहुत लार्ज एरिया कवर होता है। अब उसके बाद बात करते हैं ओनरशिप की। अब ओनरशिप में क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के
प्राइवेटली भी कंट्रोल की जा सकती है और गवर्नमेंट से भी कंट्रोल की जा सकती है, नेशनली रिकॉग्नाइज है ये। और वहीं अगर बात करें नेशनल पार्क की, इट इज टोटली नेशनलाइज्ड एंड इट इज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। वहीं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो डेट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड इट इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है उसको? यूनेस्को उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, किसको? बायोस्फीयर रिजर्व को। नेक्स्ट है डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ से टोटली एरिया प्रोहिबिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया है, उसको प्रोटेक्शन रखना है पर्टिकुलर स्पीसीज के ध्यान में रखते हुए। अब उसके बाद नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे भी कोई डिवीजन नहीं, यहाँ पे लैंडस्केप टोटली प्रोटेक्ट, जो स्पीशीज जैसे एरिया में रह रही है उसी कंडीशन में, उसे नेचुरल कंडीशन में किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा वो इंक्लूड होगा नेशनल पार्क में। वहीं अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो 3 जोन में बांटा गया है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर जोन क्या है? वहाँ पर ह्यूमन का एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल्स पाए जा सकते हैं और उसके अलावा एक पर्टिकुलर एरिया बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो वहाँ डाइवर्सिटी हाई होगी। फिर उसके बाद आता है बफर जोन, वहाँ लिमिटेड इंटरेक्शन होगा। और ट्रांजिशन जोन क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, जैसे आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं तो वो लोकल पीपल ट्राइबल्स क्या है वो वहाँ की स्पीशीज को मेंटेन करते हैं, वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ों को क्या है मेंटेन रखते हैं। दैट इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।